हमने कौन सी गलत संपत्ति खरीद ली, कौन सी हमने नियम विरुद्ध संपत्ति खरीद ली, हमने गलत किया कहाँ पे ये बताओ ना। तो ये तो बताया नहीं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगाने जैसा आपको सर जानकारी है कि कुछ समय पहले खुरई विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी का वहाँ दिग्विजय सिंह आए हुए थे, वहां पर प्रेस वार्ता भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफी आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को वहां पर स्टेबल नहीं होने देते और मंत्री जी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या टारगेट किया जा रहा है? क्या इस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो विपक्ष की बात करें, कांग्रेस लगातार एक स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठा रही है। अभी महाकाल में जो उज्जैन में महाकाल लोक जो बनाया गया है उसमें कुछ मूर्तियां टूटी हुई थी, तो उसको लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप पर भी कई आरोप लगे, संपत्ति आपकी है ना 2018 के बाद से जो अभी संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें भी संपत्ति बढ़ने का आरोप लगा। तो सर इसको आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार इसमें क्या वाकई में हुआ है या सर एक रणनीति बन गई कि आपकी संपत्ति बढ़ी हुई है? तो संपत्ति के बारे में भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना मत रखा था, लेकिन अभी वो मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनावी एजेंडे में जो आपने अपना प्रोस्पेक्टेशन दिया था, इतनी संपत्ति बढ़ी है और अब 42 करोड़ के करीब बढ़ी है, तो उस पर क्या कहेंगे? वो संपत्ति कैसे? अगला सवाल ये है कि अब जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये बोल रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें 150 से ऊपर जाएंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? आपने बोला कि कार्यकर्ताओं में है ना उम्मीद बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, अब कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उस समय जब सरकार थी तब कैसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बना? कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए नहीं बना पाए कि कांग्रेस जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो सरकार में आने के बाद कंपनी की तरह चलती है। आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी बुंदेलखंड में सागर जिले में ना काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि डिस्प्यूट हुआ था कि मंत्री जी गोपाल भार्गव जी का, गोविंद सिंह जी का, विधायक शैलेंद्र जी का मुख्यमंत्री कार्यालय गए, आप पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहने लगे आपको समझा लीजिए नहीं तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये बातें मीडिया के थ्रू आई, लोगों के माध्यम से, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ अफवाह मात्र? कहा जाता है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को अवश्य बदल सकते हैं और यकीनन वही आदतें आपके भविष्य को निश्चित रूप से बदलेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। इसी वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मंथन और रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है जो कि 10 संभागों में बटी हुई है। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है क्योंकि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है। आज इसी बुंदेलखंड की धरती पर हम आज ऐसी शख्सियत से आपकी पहचान कराने के लिए जा रहे हैं जिसे देश की राजनीति में किसी पहचान की मोहताज नहीं। So today we are going to introduce the legendary politician of Bharatiya Janata Party, State Cabinet Minister, Government of Madhya Pradesh, Mr. भूपेंद्र सिंह ठाकुर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में बोला है कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो सर किस तरीके से देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा के चुनाव अब नज़दीक हैं और चुनाव इस समय देश में जो हो रहे हैं, जहाँ पर भी हो रहे हैं, इसमें प्रमुख रूप से जो चुनाव का मुद्दा है वो है विकास। अब विकास के आधार पे लोग मतदान करते हैं और जब हम विकास की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग विकास का पर्याय मानते हैं। लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास होता है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में, और इसलिए अब विकास के आधार पर लोग वोट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में विकास के आधार पर जाएगी और विकास के आधार पर जनता से समर्थन आशीर्वाद मांगेंगे। और मुझे लगता है कि विकास के आधार पर जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर जिस तरीके से खुरई में विकास हुआ है, विकास की चर्चा समूचे मध्य प्रदेश में और खुरई विधानसभा क्षेत्र एक उदाहरण भी बना है विकास के क्षेत्र में।
लेकिन जैसा आपको सर जानकारी है कि कुछ समय पहले खुरई विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी का एक वहाँ दिग्विजय सिंह आए हुए थे, वहाँ पर प्रेस वार्ता भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी आरोप लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को वहाँ पर स्टेबल नहीं होने देते और मंत्री जी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ अफवाह मात्र है? देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप है। खुरई में अगर आज कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा है तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि खुरई में विकास हमने किया है और खुरई की जनता इसलिए हमारे साथ है कि हमने विकास किया। और कांग्रेस सत्यता को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस में आज पूरी खुरई विधानसभा में गिनती के लोग, खुरई विधानसभा की बांदरी नगर पंचायत है और बांदरी नगर पंचायत के एक वार्ड में चुनाव हुआ। कांग्रेस का प्रत्याशी भी था और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी था और मैं पूरे चुनाव में चुनाव प्रचार में नहीं गया और कांग्रेस के प्रदेश के और जिले के और क्षेत्र के सारे नेता वहाँ पर मतलब लगभग पूरे समय वहाँ पर रहे और 900 वोट डली, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 800 साढ़े 800 की बढ़त मिली। कांग्रेस को कुल 96 वोट मिले, मतलब 96 नेता उनके पूरे जिले के प्रदेश के मिला के गए थे और एक हफ्ते 10 दिन तक वहीं थे और कुल 96 वोट मिली। मतलब टोटल वोट का जो वोट डला उसका मात्र 10% वोट कांग्रेस को मिला। अब इसमें किसी को फॉर्म भरने से तो नहीं रोका। पूरे मतदान में कहीं भी कांग्रेस की तरफ से एक बार भी शिकायत नहीं हुई कि कहीं कोई किसी प्रकार से कोई दबाव या कोई अनियमितता या कोई गड़बड़ी या कोई लालच, कुछ भी ऐसी भी कोई शिकायत कांग्रेस ने नहीं की कहीं पर भी और परिणाम ये आया। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो विपक्ष की बात करें, कांग्रेस लगातार एक स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार उठा रही है। अभी महाकाल में जो उज्जैन में महाकाल लोक जो बनाया गया है उसमें कुछ मूर्तियां टूटी हुई थी, तो उसको लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आप पर भी कई आरोप लगे, संपत्ति आपकी है ना 2018 के बाद से जो अभी संपत्ति का ब्यौरा दिया उसमें भी संपत्ति बढ़ने का आरोप लगा। तो सर इसको आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार इसमें क्या वाकई में हुआ है या फिर? देखिए, कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार पे बात करती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। इस देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार की संस्कृति लाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और एक समय भारत दुनिया के सबसे भ्रष्टतम देशों में कांग्रेस के समय था और आपने देखा है कि जितने भी घोटाले हुए, बड़े बड़े जो भी हुए, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, कोयला घोटाला जो भी, और अनेक उनके केंद्र के मंत्रियों को जेल में जाना पड़ा, चाहे वो फोर्स कोई भी हो। तो कांग्रेस ने ये संस्कृति देश में भ्रष्टाचार की लाई। अब देश में धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम हो रहा है और भ्रष्टाचार जो होता है वो कोई जादू से खत्म नहीं होता, ना भ्रष्टाचार सिस्टम से खत्म होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। आज बहुत सी स्कीम्स का पैसा, चाहे वो राज्य सरकार की हो, भारत सरकार की हो, बहुत सी स्कीम का पैसा जो है वो डीबीटी के थ्रू जाता है, सीधा हितग्राही के पास पैसा पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। अगर वही पैसा किसी एजेंसी के थ्रू जाता तो भ्रष्टाचार होता, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश उसके माध्यम से काफ़ी कम होगी। जहाँ तक महाकाल लोक का सवाल है
तो महाकाल लोक के बारे में कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है। ये जो महाकाल लोक बनाने का निर्णय हुआ, ये 2017 में महाकाल लोक बनाने का निर्णय हुआ। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया, उस स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से माननीय शिवराज जी ने महाकाल लोक बनाने का उस समय निर्णय लिया। और महाकाल लोक का फर्स्ट फेज का जो टेंडर था वो लगभग 98 करोड़ का टेंडर था। वो टेंडर की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई 2018 में, और उसके बाद सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आ गई। तो टेंडर की जो स्वीकृति हुई वो कांग्रेस सरकार में हुई। टेंडर की जो टेक्निकल सैंक्शन हुई वो कांग्रेस सरकार के समय हुई। कैसी मूर्ति लगना, क्या होना, ये सब कांग्रेस सरकार के समय हुआ। और दूसरा, जो सप्तऋषियों की 7 सप्तऋषियों की जो मूर्तियां गिरी हैं, तो ये जो मूर्तियां हैं, ये इनकी टोटल लागत जो थी वो 59 लाख थी। 59 लाख रुपए इनकी लागत थी। और 59 लाख की लागत में 42 लाख का पेमेंट कांग्रेस सरकार ने किया। ये फरवरी 2020 में, एक पेमेंट जनवरी में हुआ 20 में, एक पेमेंट फरवरी 20 में हुआ। तो 59 लाख में से 42 लाख आपने मूर्तियों का पैसा दिया। 17 लाख का पेमेंट बाद में हुआ, 21 या 22 में। दूसरा, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जगह वहाँ पर जैसे जैसे मिलती गई, तो वैसे वैसे करके फिर टेंडर उसमें होते गए और उसके अनुसार काम होता गया। अब इतना बड़ा महाकाल लोक बना है, लगभग 900 मीटर का महाकाल लोक वर्तमान में है, जिसका पूरा अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया, मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और उसमें 7 मूर्तियां गिरी। वो भी मूर्तियां जो थी वो फाइबर की थी, क्योंकि वो जिस तरह की मूर्तियां लगी थी वो टेक्निकल सैंक्शन कांग्रेस ने ही दी थी। और पत्थर की मूर्तियां बनाते तो उसमें समय बहुत लगता, पैसा बहुत लगता, तो उस समय फाइबर की मूर्ति वो भी कांग्रेस की सरकार के समय बनी। अब दूसरा, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो इसमें जो मंत्री होते विभाग के, उनका कोई इस मिशन में मंत्री का कोई किसी प्रकार का कोई ना सैंक्शन होती है मंत्री के लेवल पे, ना मंत्री के लेवल पे इसमें कुछ। इसमें बोर्ड होता है स्मार्ट सिटी मिशन में, और उस बोर्ड के चेयरमैन कलेक्टर होते। तो इसका राज शासन से कोई संबंध होता ही नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन का। स्मार्ट सिटी मिशन पूरी तरह से स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम करता है। और भ्रष्टाचार मूर्तियों की बात करते हैं, बाकी तो कहीं कोई भ्रष्टाचार इन्होंने बताया नहीं। इसी की बात से सर एक रणनीति बन गई कि आपकी संपत्ति बढ़ी हुई है। तो संपत्ति के बारे में भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना मत रखा था, लेकिन अभी वो मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चुनावी एजेंडे में जो आपने अपना प्रोस्पेक्टेशन दिया था, इतनी संपत्ति बढ़ी है और अब 42 करोड़ के करीब बढ़ी है, तो उस पर क्या कहेंगे? वो संपत्ति कैसे हुई? देखिए, ये जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र। हमने स्वयं ने जो शपथ पत्र 2018 में दिया था, हमने अपने स्वयं के शपथ पत्र में जो चीजें दी थी उसी की शिकायत कांग्रेस ने 2023 में, अब जब चुनाव का समय है तब जाके की। अगर हमने 2018 में हमारी संपत्ति बढ़ी थी जैसा कांग्रेस कह रही है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने चुनाव के समय आपत्ति क्यों नहीं लगाई? तो 18 से 23 तक आपने कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव का समय है तब एक राजनीतिक षड्यंत्र आपने किया। अब संपत्ति हम स्वयं बता रहे हैं कि हमारी पैतृक संपत्ति है, पारिवारिक बंटवारे में हमें संपत्ति मिली। 2008 में जितनी संपत्ति हमारे पास थी वो हमने बताई, 2003 में जो थी वो हमने बताई,
और उस संपत्ति के बाद जो हमें पारिवारिक बंटवारे में संपत्ति 8 के बाद मिली या 13 के बाद मिली, तो वो संपत्ति तो हमारी पैतृक संपत्ति है, पारिवारिक बंटवारे में मिली है। और जहाँ तक कीमत का सवाल है, तो चूंकि ये सारी जमीन जो हमारी है, ये शहर से लगी हुई जमीन है, तो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से इसकी हर साल दरें बढ़ती हैं, मार्केट के हिसाब से भी दरें बढ़ती हैं। और कलेक्टर तो हम तो कलेक्टर गाइडलाइन को मानते, तो जो कलेक्टर गाइडलाइन होगी वही कीमत तो हम बताएंगे। जो कलेक्टर गाइडलाइन संपत्ति की 2008 में थी वो हम उस समय बताएंगे। अब किसी संपत्ति की गाइडलाइन 2008 में मान लो 1000 थी और अब 2018 में 10,000 हो गई, तो हमें तो 10,000 बताना पड़ेगा। और जहाँ तक होटल का सवाल है, तो होटल हमारी पैतृक जमीन पे बना, और पैतृक जमीन हमारी कोई अभी की नहीं, लगभग 1500 साल पहले की जमीन है, जिसका पूरा हमारे पास उर्दू फारसी तक का रिकॉर्ड है, जिसमें हम लोगों की संपत्ति का पूरा उल्लेख है। और होटल हमने बनाया 2000 में, सन 2002 में हमने होटल बनाया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ से हमने बनाना शुरू किया, वहाँ से हमने लोन्स लेना शुरू किया, धीरे धीरे हम होटल को एक्सटेंड करते गए और आज की डेट में हमारे होटल पर 65 करोड़ का लोन है। तो जो 65 करोड़ की संपत्ति बनेगी, या जो संपत्ति हमने होटल में मान लो 2002 में बनाई थी 40 लाख का लोन लेके, तो वो संपत्ति आज 5 करोड़ की नहीं होगी क्या? जो हमने उस समय 40 लाख में बनाई, तो वो आज 5 करोड़ की तो होगी कम से कम। तो इसको कहो कि आप आय से अधिक संपत्ति हो गई, तो आप एक भी प्रमाण दे दो कि हमने कहाँ से आय से अधिक कौन सी संपत्ति हो गई, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट। सिर्फ एक हमारा जो प्रेस नोट है, जो हमारा शपथ पत्र, उसका प्रेस नोट बनाया और प्रेस नोट बना के उसकी शिकायत करने चले गए, वो प्रेस में दे दिया। तो आप एविडेंस दो ना कि हमने गलत, हमारे पास पैसा गलत आया तो कहाँ से आया, हमने भ्रष्टाचार किया तो कहाँ पे किया, हमारे पास अगर संपत्ति गलत आई तो कौन सी संपत्ति गलत आई, उसका बताओ। जितने भी आरोप लगे हैं सब वर्बली लगे हैं, प्रमाणित रूप से कोई आवेदन नहीं लगा है। प्रमाणिक रूप से उनके पास एक भी कोई कागज नहीं है, प्रमाणिक रूप से एक भी कोई आरोप नहीं है। सिर्फ हम कह दें कि आपकी आय से अधिक संपत्ति हो गई, तो कोई इसके कहने से हो जाती है? आप प्रूव करो ना। तो आपने प्रूव तो किया नहीं कि हमारी आय से अधिक कैसे संपत्ति हो गई, या कहाँ से हमने कौन सी गलत संपत्ति खरीद ली, कौन सी हमने नियम विरुद्ध संपत्ति खरीद ली, हमने गलत किया कहाँ पे, ये बताओ ना। तो ये तो बताया नहीं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे आरोप लगाने से थोड़ी होता। अगला सवाल ये है कि अब जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये बोल रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें 150 से ऊपर जाएंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आप? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कांग्रेस के लोगों में जिस तरह की निराशा है, एक तो निराशा ये है कि जैसे तैसे सरकार बनी और ये चला नहीं पाए, तो कांग्रेस के लोगों में नाराजगी भी है और निराशा भी है। तो हर पार्टी ये करती, कोई अकेले कांग्रेस नहीं, हर पार्टी ये करती है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करती है। वो तो आप पार्टी भी कह रही कि हम 150 सीटें जीतेंगे, उनके 150 उम्मीदवार ही नहीं है। या मान लो बहुजन पार्टी या गोंडवाना सब कह रहे हैं हम 150 जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 200 जीतेंगे। तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम 200 जीत जाएंगे, हो सकता कम जीते, ज्यादा जीते। तो ये तो एक चुनावी स्लोगन होते हैं। जैसे कि सर आपने बोला कि कार्यकर्ताओं में है ना उम्मीद बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी, अब कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उस समय जब सरकार थी तब कैसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बना पाई? नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए नहीं बना पाए कि कांग्रेस जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो सरकार में आने के बाद कंपनी की तरह चलती है, एक उद्योगपति की तरह चलती है। तो उसमें सिर्फ ये गणित होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा कहाँ से आएगा, तो उसमें फिर कोई उस
जब गलत पैसा लाने की लोग सोचते हैं तो उसके रास्ते गलत हैं कि सही हैं ये नहीं सोचते। तो कांग्रेस के लोगों को कोई सरकार का लाभ नहीं मिल पाता, उनके जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं। ये तो सारा जो है ये बड़े लोग अपनी फिर पैसा बनाने का काम सरकार में करते हैं। और कांग्रेस का सीधा कंसेप्ट है कि भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ और चुनाव में पैसा बांटो और जीतो। इस थ्योरी पे हमेशा कांग्रेस चली है और आज भी उनका यही मानना है कि भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ और पैसा कमा के चुनाव में गरीबों में बांटो और जीतो। आगामी चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते ही रहेंगे। हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि खुरई विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक रहे, पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री रहे, अभी वर्तमान में भी गृह मंत्री। आप खुरई विधानसभा क्षेत्र को विकास के स्तर पर और कितना देखते हैं कि अभी और क्या क्या विकास होना चाहिए आपके? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे काम करने का 7 साल का अवसर मिला। 5 साल पिछली बार और 2 साल अभी इस बार, क्योंकि बीच में 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, फिर 2 साल कोरोना था, तो काम करने का समय कुल 2 साल मिला। कुल 7 साल मुझे काम करने का समय मिला। और हम इतना कह सकते हैं कि 7 साल में जो विकास खुरई का हुआ है वो एक अपने आप में चमत्कार है। मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, इस तरह का विकास खुरई विधानसभा क्षेत्र का इन 7 वर्षों के अंदर हुआ है। और आज खुरई विधानसभा जो है वो एक विकास का मॉडल है पूरे मध्य प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश में खुरई के विकास की चर्चा होती है, लोग खुरई का विकास देखने जाते हैं। तो एक हमने विकास का मॉडल बना के दिया है कि विकास होता कैसे। और अभी हमें बहुत काम वहाँ पर करना है। जो हमारे सपनों का खुरई है, अभी उसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मुझे अगर 10 साल का समय और मिला तो मैं 10 साल में इसको देश का विकास का मॉडल बना के दे दूंगा कि विकास का मॉडल कैसा होता है। अगर आपको देखना है तो आप खुरई विधानसभा में आके देखो। आज भी देख सकते लोग, आज भी स्वच्छता में हम प्रदेश में नंबर 1 है, आवास में हम प्रदेश में नंबर 1 है, आवास प्रधानमंत्री आवास के मामले में हम नंबर 1 पे हैं। अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनमें हम नंबर 1 पे हैं। तो इसलिए अगर विकास का मॉडल लोगों को देखना है तो खुरई विधानसभा में आके। जब भी चुनाव होते हैं सर, सरकार 3 मुद्दों पे बनती है और गिरती है, जैसे कि विकास, रोजगार और महंगाई। अगर हम विकास की बात करें तो विकास तो पारदर्शिता के साथ खुरई विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है, लेकिन एक रोजगार के बारे में लोग काफी चर्चा करते हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे खुरई विधानसभा? देखिए, विकास से ही रोजगार जुड़ा हुआ है। विकास अगर होता है तो इससे कई प्रकार का रोजगार स्वतः मिलता है। कई लोग समझते हैं कि रोजगार वही है जब सरकारी नौकरियां मिले। इसको थोड़ा सा आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि रोजगार किस किस तरीके से? देखिए, रोजगार 2 तरह से होता है कि एक तो विकास से जो काम मिलता है लोगों को अलग अलग तरह का, तो वो तो एक रोजगार है ही। पर हमारा जो पढ़ा लिखा यूथ होता है विशेष रूप से, उसकी अपेक्षा होती है कि वो कोई अच्छी नौकरी करे या अच्छा कोई उसका काम हो, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो, तो उसकी अपेक्षा नौकरियों की होती है। नौकरियों के मामले में हमारा जो यूथ है खुरई का, इसके लिए हमने पूरे विधानसभा में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हमने बनाया हुआ है। और उस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से बच्चे अनेक उसमें सीखते हैं। और वो जैसे ही 3 माह की फ्री ट्रेनिंग है वो सीखते हैं तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में उनको नौकरी मिल जाती है। दूसरा, सरकार, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख नौकरियां लगभग राज्य सरकार की तरफ से वैकेंसी निकली है, भारत सरकार की तरफ से निकली है 3 करोड़ के लगभग। तो इस तरह से वो जो नौकरियां हैं वो तो हैं, पर नौकरियों के साथ साथ
हम औद्योगिक रूप से भी आगे बढ़े, उद्योग के मामले में ऐसा हम करके करें। तो ऐसी अनेक योजनाएं बनाई हैं और यूथ को डेवलपमेंट होगा तो उससे रोजगार अपने आप बढ़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी बुंदेलखंड में सागर जिले में ना काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि डिस्प्यूट हुआ था कि मंत्री जी गोपाल भार्गव जी का, गोविंद सिंह जी का, विधायक शैलेंद्र जी का मुख्यमंत्री कार्यालय गए, आप पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहने लगे आपको समझा लीजिए नहीं तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये बातें मीडिया के थ्रू आई, लोगों के माध्यम से, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ अफवाह मात्र है? नहीं, देखिए, इसमें कोई किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। सब लोग साथ में हैं, सब लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके पार्टी जीते इसके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके बारे में हमने चर्चा की। मध्य प्रदेश में चुनाव अब काफी नजदीक है। अब देखते हैं कि लोगों के मन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना मत बना पाएगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।